हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे इस क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। जैसे कि आपने देखा है कि इससे पहले आपको जो क्लासेस चली थी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हमने आपको केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में बताया, परिभाषा के बारे में बताया, जो आपको बहुत ही ज़रूरी था। जैसा कि बच्चों केमिस्ट्री में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको, कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड मिक्सर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मैटर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उस पर जाकर आप क्लिक करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको केमिस्ट्री की बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। इस चैप्टर में सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें बात ये करना है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें आपने देखा है, बचपन से सुनते आए हो कि दो रिएक्शन होते रहते हैं, जैसे कि दो अभिक्रियाएं या दो परिवर्तन होते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि दो परिवर्तन हमारे लाइफ में होते रहते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको ये जो मैं आपने बताया आपको कि रासायनिक संयोजन का नियम, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको इससे ये समझना है कि जो हमने आपको बताया कि फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन ये होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों ये जो फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल रिएक्शन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ ले लेते हैं, फिजिकल परिवर्तन या फिजिकल जो आपका परिवर्तन होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है, वो कैसा होता है। जैसे कि हमने लाइट लिया, ठीक है भाई, हमारे पास लाइट, हमने एक बल्ब है, बल्ब में लाइट जली और लाइट जलने के बाद वो लाइट बंद हो गई, मतलब लाइट चली गई, ठीक है। तो जो हमारा ये बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके मास में, उसके द्रव्यमान में कोई भी डिफरेंट या कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, ठीक है। कहने का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, एक आपने स्प्रिंग लिया और जब आप स्प्रिंग को बहुत तेजी से खींचते हो और खींचने के बाद जब उसे छोड़ देते हो तो वो स्प्रिंग के मास में कोई डिफरेंट नहीं होता, वो कोई पदार्थ नया बनकर उत्पन्न नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है, उसके द्रव्यमान में या उसके मास में कोई भी डिफरेंट या कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब केमिकल के बारे में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंट होता है। जैसा कि बच्चों अगर हम बात करें कि हमने एक ले लिया कार्बन, ठीक है, हमने कार्बन को जलाया, ठीक है, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिया और हमें बनाकर दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर दे दिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बनाकर दिया, जो हमें ये प्राप्त हुआ, वो एक कार्बन से हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। मतलब कि इसमें चेंजिंग हुआ, है ना, तो इसके मास में डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि इसने हमें दूसरे रूप में, दूसरी चीजों, पदार्थ को एक पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण करके दिया। ये हमारा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस डिफिनेशन में इसका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि रासायनिक संयोजन का नियम, मैं इसको समझाने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी ताकि आपको समझ में आ जाए। रासायनिक संयोजन का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है, उन नियमों को ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई, ध्यान से समझिएगा
कि कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियम का पालन वो करती है उन नियम को ही हम रसायन संयोग का नियम कहते हैं। ये रासायनिक संयोजन का जो नियम है उसे हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके 5 नियम हम पढ़ेंगे। हम एक एक करके जानेंगे कि इसके 5 कौन कौन से नियम हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि इसके जो 5 नियम हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला इसका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड नंबर है या इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, या पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी इसे बोलते हैं। यह आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंसर्न प्रोपोर्शन। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है इसका गुणित अनुपात नियम, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा है व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य मतलब कि इक्वल मतलब बराबर। और 5 है गैलुशेक का नियम। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस केमिस्ट्री में इस टॉपिक में 5 नियम को पढ़ना है, रासायनिक संयोजन के नियम में। तो एक एक करके हम जानते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या होता है या पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूँगा कि द्रव्यमान के जो आप संरक्षण का नियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको केमिस्ट्री एकदम इजी लगने लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री पढ़ने में, उतने रिएक्शन करने में, इतने सारे फार्मूले याद करने में, उसका एटॉमिक मास याद करने में, उसका एटॉमिक नंबर याद करने में। बट आपको मैं जिस तरीके से बताने वाली हूँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ये सारी चीज़ों को कवर करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट में आप देख रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। तो ये एलिमेंट्स जो मैंने बनाया है वो उस एलिमेंट्स को इस हिसाब से मैंने रखा है कि ये ज़्यादा यूज होते हैं, ये वाले ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद ये यूज ज़्यादा होते हैं, इसके बाद ये वाले यूज ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जिसका जितना यूज होता है उस हिसाब से मैंने इसको रख दिया। अब इसको याद कैसे करना है, मैं आपको इसको याद कराने का तरीका बता रही हूँ कि मैंने क्यों इसको इस तरीके से बनाया और आपको मैं क्या चीज़ें समझाना चाहती हूँ। इस केमिस्ट्री में बेटा आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने से पहले आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स के याद होने चाहिए। तो आपको कुछ एलिमेंट्स के कैसे याद करना है मैं आपको धीरे धीरे कर सारे एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपका ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिएगा कि बच्चों जैसे हमने एक ले लिया हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को हमने लिया। अब इस हाइड्रोजन को लेने के बाद बच्चों जो आपका परमाणु भार होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाता है और जो परमाणु क्रमांक होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, परमाणु भार ऊपर परमाणु क्रमांक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से लिखते हैं, हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे और ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी हमको इसमें और भी चीज़ें लिखनी होगी, जैसे बच्चों ये कि अभी हमको इसमें इसका चार्ज भी बताना होगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, अभी हमको यहाँ पे इसका चार्ज बताना होगा, ये प्लस है कि ये माइनस है, हाइड्रोजन निगेटिव या प्लस है, मतलब निगेटिव या फिर पॉजिटिव है ना। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखूंगी। तो आप से मैं ये बताने का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन में चाहे परमाणु क्रमांक या परमाणु भार इधर लिखिए या इधर लिखिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया हाइड्रोजन। जैसे आपके देख रहे हैं इस लाइन में कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो भी क्या होता है, 1 होता है।
उसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने इसमें दिए हैं, आपको याद करने का तरीका बताया है। जैसे कि देख लीजिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु भार भी 1, ठीक है। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अब इसका जस्ट दुगना, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे परमाणु भार, 12 होगा, 12। चलिए उसके बाद नाइट्रोजन को ले लिया हमने, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, इसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, हमने इसको 14 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए एक और याद हो गया। तो इस तरीके से बच्चों सल्फर का आप ले लिया, 16 हुआ, ठीक है, इसका परमाणु भार कितना हुआ, 32। आपने कैल्शियम लिया 20, इसका जस्ट इसका डबल कर दीजिए, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होगा, 40 होगा। आइए नीचे वाली लाइन पे आते हैं। जैसे कि हमने फ्लोरीन का 9 लिया, लेकिन इसका परमाणु भार 18 ना होकर कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 एल्यूमिनियम भी होता है, 13 के 26 यहाँ पे 26 ना होकर कितना होगा, 27 होगा। यहाँ पे 15 है फास्फोरस का, इसका परमाणु भार कितना होगा, 31 होगा। कैल्शियम का क्लोरीन का कितना है, 17 है, इसका कितना होता है, 17 दूनी 34 होता है भाई, लेकिन यहाँ इसका परमाणु भार कितना होगा, 35.5 होगा। तो मैं आपको इस चार्ट में जितने परमाणु क्रमांक दी हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक करके इतने सारे आपको याद करने हैं। सिर्फ आपको इतने ही याद करने हैं, अभी इससे ज़्यादा मत याद करिएगा। आपको इससे ज़्यादा भी याद करने के लिए हमने नहीं बोला, सिर्फ आपको इतने कवर करने जितने मैंने आपको इस चार्ट में दिया है। मैं आगे आपको एक एक करके पूरा याद कराऊंगी, इस बात का भरोसा रखिए। मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें, एक एक आपके एलिमेंट्स के साथ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करूंगी। अगर आपने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लिया तो यकीन मानिए आप केमिस्ट्री का आधा से आधा पोर्शन आपने समझ लिया, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अभी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वैलेंसी वगैरह आप जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की। तो आप इतना याद रखिएगा, इतने सारे पूरे याद रखिएगा, आपको इतना ही टॉपिक को कवर करना है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक क्या था, हमारा पहला जो नियम था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ये क्या होता है, हमें ये समझना है। इस नियम की डिफिनेशन क्या होती है, तो बच्चों इस नियम की डिफिनेशन कहती है, इस नियम के डिफिनेशन में आपको समझना क्या है, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस नियम में ये समझना है कि अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले केमिकल और फिजिकल में डिफरेंट, ठीक है, मतलब कि उसमें परिवर्तन में उसके मास में कोई भी इक्वल, वो दोनों क्या होता है, उसका मास क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इस नियम में भी आपको यही बताना है, इस नियम में यही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मतलब कि इसका जो मास होता है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो मास होता है, ठीक है, वो कुल पदार्थ के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इस डिफिनेशन में बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य में ना तो कोई चीज उत्पन्न होती है ना कोई चीज नष्ट होती है, वो केवल अवस्था में परिवर्तन हो सकती है, उसके अलावा उसके भार में, उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि डिफिनेशन को आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया 1774 में या 89 में। देखिए बहुत सारी बुक में सन अलग अलग दिए होते हैं, कुछ में 74 दिया होगा, कुछ में 89 दिया होगा, जो आपकी बुक में लिखा होगा वही सही है, ठीक है। तो सन पे आप इतना वो मत करिएगा, इसलिए मैंने दोनों आपके लिख दिए हैं। तो सन 1774 में लेवोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रयोग को सिद्ध किया था और इन्होंने बताया था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कुल द्रव्यमान में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने ले लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन हमने लिया,
अब प्लस ऑक्सीजन लिया, अब इसमें बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पदार्थ तो अलग बना लेकिन इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका द्रव्यमान क्या है, बराबर है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है, वो किसी पदार्थ के या उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हमारा रासायनिक क्या है, हमारा पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या बता सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद या प्राप्त होता है उस कुल द्रव्यमान की अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इतनी चीजें आपको बतानी है, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसको अगर हम देखते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ कंसर्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, इस नियम को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आपको इसका मीन्स मतलब समझना होगा। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम ये कह रहा है, तो मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक है। तो इस नियम में आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, वो एक निश्चित अनुपात, निश्चित रेशियो में होता है। जैसे कि इसमें आपको ये देखना है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जोसेफ प्रश, इन 1997 में इन्होंने इस नियम के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और HCl लिया, हमें क्या प्राप्त हुआ, वाटर प्राप्त हुआ। अब देखिए, अभी यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको बताया था वाटर और आपको NaCl प्राप्त हुआ, मतलब सोडियम क्लोराइड या नमक आपको प्राप्त हुआ। लेकिन आपको मेन अभी आप क्या जानना है, वाटर जानना है। रिएक्शन में मत जाइए कि रिएक्शन हमको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं इसको आप छोड़ दीजिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री आपका 1 ईयर्स का कोर्स है, तो 1 ईयर्स के कोर्स में आपको एक दिन में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको थोड़ा समय लगेगा। आप तो इसलिए आज की वीडियो में आप केवल 10% समझिए। अभी मैं आपको रिएक्शन करना भी बताऊंगी, कैसे रिएक्शन बनाया जाता है। अभी हम लोग केवल इस नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैंने अभिक्रिया कराया तो हमें वाटर प्राप्त हुआ। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नियम ये कहता है कि जो किसी भी हम यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे वो किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। मतलब कि इस नियम में सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट्स या कोई भी आप किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कराइए, कोई भी एलिमेंट से आप अभिक्रिया कराइए, किसी भी कंपाउंड से अभिक्रिया कराइए या किसी भी आप कोई भी स्रोत से अभिक्रिया कराइए, लेकिन उसका जो द्रव्यमान में एक निश्चित रेशियो होगा, एक कांस्टेंट रेशियो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने NaOH और HCl से रिएक्शन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वाटर प्राप्त हुआ। अब याद करिए, अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया था वाटर का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, एटॉमिक नंबर आपका 1 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा, 1 होगा और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। चलिए आइए इसका रेशियो बनाते हैं, तो इसका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो आपका जो इसका रेशियो होगा ये देख लेते हैं इसका रेशियो हमारा क्या बनता है, ठीक है। हमने ये लिया, यहाँ पे हमने 8 लिखा और ये हमारा 16 बना, हमने इसका रेशियो देखा तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है, 1 होता है और 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना है,
2 है तो इसका मास कितना होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास 1-1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन इसका परमाणु क्रमांक 8 होगा और इसका परमाणु भार 16 होगा। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रेशियो यहाँ पे कितना है आपका 16, मतलब इसका मास 16 है, 16 ले लिया। इसको चाहे तो आप बता सकते हो कि वाटर का रेशियो 2:16 होगा, या फिर आप ये बता सकते हो कि इसका 2 रेशियो कितना होगा, 8 होगा। काट दीजिए आप, 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रेशियो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब कि आपका जो रेशियो है, वाटर मास ऑफ रेशियो है, वो कितना है, 1:8, 1:8। या फिर जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि हमने H2 और O2 में रिएक्शन कराया, हमें वाटर प्राप्त हुआ। कोई भी स्रोत से आप ले लीजिए, चाहे वो तालाब से पानी है, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, आपका रेशियो कितना आएगा, 1:8 ही आएगा। अगर आप ये इसका रेशियो निकालेंगे तो भी इसका रेशियो कितना आएगा, 1:8 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी इस नियम में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होगा इस नियम में। ठीक है, कि जो इसका मास होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा, एक निश्चित रेशियो में होगा। इस नियम में आपको ये बताया गया है। तो बच्चों आपको मैंने 2 नियम बताए। 2 नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री का 10% समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो टॉपिक आपको बिल्कुल लग रहा है कि इस टॉपिक पे हमें अलग से वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए भी कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आया है। और हाँ, ये समझ लीजिए कि आपका एक होमवर्क है कि मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इतने इंपॉर्टेंट्स बताए हैं। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री से कुछ आगे कर सकें, हमारा केमिस्ट्री एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, एकदम बेसिक यूनिट से तैयार हो जाए, तो आप इतने जितना मैं आपको बोलूँ उतना आप करिए। आप अपने होमवर्क को ध्यान दीजिएगा। यूँ समझ लीजिए कि ये आपका होमवर्क है, इतने आपको पूरे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करके आना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 3rd लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाइए, और हमारे DLS एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल पे क्लास 9, क्लास 10th से एंड 12th तक की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है। बराबर लाइव क्लास भी चलती है। आप लाइव क्लास करिए, आपको टेस्ट कराया जा रहा है, टेस्ट करिए, एंड सारी चीज़ की तैयारी आपको बिना फीस लिए आपको निःशुल्क कराया जा रहा है। आप बेफिक्र होकर अपनी क्लास को कंप्लीट करिए और लाइए आप बोर्ड एग्ज़ाम और इंटर में 99%। ओके, चलिए।